चूंकि अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन संपन्न हुए हैं और हमारे नए प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट हुई हैं, तो चूंकि प्रेसिडेंट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम एक क्वेश्चन को समझें, उसका आंसर फॉर्मेट क्या होगा यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन में। तो हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसका जो आंसर फॉर्मेट होगा, जो उत्तर लेखन होगा वो क्या होगा। तो प्रश्न ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति है क्या शून्य अथवा रबर स्टैंप मात्र नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ cipher or a mere rubber stamp, explain with examples, right? तो इस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न क्या पूछता है, ये प्रश्न क्या मतलब जानना चाह रहा है आपसे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें यह पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति क्या सिर्फ रबर स्टैंप है, क्या उनकी पावर्स हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं। तो इस आंसर को हमें कैसे लिखना है हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जब हम आंसर लिखेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन या परिचय लिखेंगे। स्टार्टिंग जो आपका होता है आंसर का, उसमें कैसे शुरुआत होगी इसकी शुरुआत होगी कि भारत में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में भारत में जो पद्धति अपनाई गई है, जो सिस्टम अपनाया गया है, वो प्रेसिडेंट को एक नॉमिनल हेड के रूप में जो है जगह दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या हमारे संविधान में। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो प्रेसिडेंट हैं, राइट, प्रेसिडेंट हैं मतलब राष्ट्रपति जो हैं वो क्या है, नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड हम बताएंगे कि हमारे यहां जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ऐसे लिखेंगे पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो एक नॉमिनल हेड है, राइट, एक नामात्र के प्रमुख हैं। ये आपको इंट्रोडक्शन में बताना है। और आप ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, और बता सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बता सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब संवैधानिक प्रमुख। इनकी जो जगह है वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में है। तो ये तो हो गया आपका इंट्रो। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम संविधान सभा की बात करेंगे, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम क्या बात करेंगे कि जब संविधान सभा में जब डिबेट हो रहा था, बहस हो रही थी कि हमें किस प्रकार का राष्ट्रपति चाहिए, किस प्रकार के प्रेसिडेंट चाहिए, हमारा प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से इलेक्टेड होना चाहिए। तो उसमें बहस ये चल रही थी, डिबेट का मुद्दा ये था कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट हो या इनडायरेक्टली इलेक्ट हो, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन हो या अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो। तो आपको ये बताना है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आगे आप क्या लिखेंगे, आगे आप लिखेंगे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने इनडायरेक्टली मेथड को यूज किया, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ये इनडायरेक्टली मेथड से चुने जाते हैं, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये जो आपने बताई है, ये आपने जो बातें बताई हैं, इसके आगे बढ़ते हुए फिर हम प्रेसिडेंट साहब को कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, और वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे आर्टिकल 53, यहां पे हम देखेंगे। इसके बाद मैं यहां पे बता रहा हूं आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53। तो आर्टिकल 53 को आपको एक्सप्लेन करना है आगे। आर्टिकल 53 में आप क्या बताएंगे, आर्टिकल 53 में आप ये बताएंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर, राइट, ऑफ द प्रेसिडेंट वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट मींस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है
कि जो कार्यपालिका शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, आर्टिकल 53 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति में निहित होगी, तो राष्ट्रपति कैसे इन शक्तियों का प्रयोग करेगा? तो आगे आपको इसमें एक्सप्लेन ये करना है कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज्ड राइट हिज और हर पावर हिम डायरेक्टली और बाय द सबऑर्डिनेट। ठीक है, या तो वो अपने द्वारा स्वयं से उन शक्तियों का प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। ये साफ साफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहता है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 74 की बात करेंगे। आर्टिकल 74 की बात करेंगे, अनुच्छेद 74 की बात करेंगे। इस आर्टिकल 74 में क्या कहा गया? आर्टिकल 74 ये कहता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वह अपने शक्तियों का जो प्रयोग करेंगे या वो जो कार्य करेंगे वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। क्या कहा गया है? प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दीज पावर्स ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यहां तक तो बात सही है कि प्रेसिडेंट साहब जो है आर्टिकल 74 के अनुसार कि प्रेसिडेंट साहब जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करें। तो आपको पता होगा कि संविधान में एक एम्बिग्युइटी थी, एक भ्रम था कि सलाह जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको देगा क्या वो बाइंडिंग होगी या नहीं होगी। तो जो संविधान में एम्बिग्युइटी थी, जो भ्रम था, तो उसके लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन को आप एक्सप्लेन करेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि जिसमें राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें बताया गया कि राष्ट्रपति को जो सलाह भेजी जाएगी वो राष्ट्रपति को बाध्य होगी या बाइंडिंग होगी। फिर आगे हम देखते हैं कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 क्या कहता है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 क्या कहता है? ये कहता है कि देखिए प्रेसिडेंट साहब के पास जो भी बिल आते हैं, जो भी विधेयक उनके पास भेजे जाते हैं अप्रूवल के लिए, उनके असेंट के लिए, उनकी सहमति के लिए, तो अगर हम कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो कुछ बिल पर, कुछ विधेयक पर जब असेंट की स्थिति आएगी, सहमति की स्थिति आएगी, तो डिसएग्री भी हो सकता है। तो डिसएग्री मतलब असहमति जता सकते हैं। किसके साथ असहमति जता सकते हैं? विद द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद ने जो उनको सलाह भेजी है उस पर उनकी असहमति भी हो सकती है। तो जो असहमति होगी, तो हम असहमति की बात कर रहे हैं, मतलब जो 44वां संविधान संशोधन किया गया उसके हिसाब से, जो 1978 में लाया गया था, उसके हिसाब से भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कुछ अपवादों को छोड़ दें, एक्सेप्शन को छोड़ दें, तो असेंट का जब मैटर आएगा, जब सहमति की स्थिति आएगी या असहमति की स्थिति आएगी, तो वो किसी भी विधेयक को या बिल को वो रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, मतलब पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। आप समझिए इस बात को। आप लोग तो मतलब कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति को जो ये शक्तियां दी गई हैं, और राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अपना डिफरेंट मत भी रख सकता है, डिफरेंट सोच भी रख सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, अगर वो विधेयक और बिल दोबारा से उनके पास भेजा जाता है, विल हैव टू साइन इट, उनको हस्ताक्षर करने होंगे। तो ये तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें मैंने आपको बताई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है, राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, वो मैंने आपको बताया।
अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट साहब के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं, मतलब जिनको हम विशेषाधिकार कहते हैं। तो उनके जो डिस्क्रिएशन है, अब जो डिस्क्रिएशन क्या होता है? डिस्क्रिएशन का मतलब स्पेशल जो उनके पास प्रिविलेजेस होते हैं। तो राष्ट्रपति के जो आगे विशेषाधिकार होते हैं, जो प्रिविलेजेस होते हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आगे कि राष्ट्रपति के क्या विशेषाधिकार होते हैं। और राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार होते हैं, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की जो स्थिति है, ये उनके पास वीटो पावर भी होता है, जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। उनके पास वीटो पावर्स भी होता है, जो कि अभी हमने बताया। वीटो पावर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन से वीटो पावर्स हैं। एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है और पॉकेट वीटो है। तो इनकी चर्चा करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और चूंकि क्वेश्चन में डिमांड ये कर रहा है कि आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, उदाहरण के साथ बताना है, तो उदाहरण में आप क्या लिखेंगे? जो एग्जाम्पल्स आगे होंगे, उन एग्जाम्पल्स में आप कुछ प्रेसिडेंट्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनकी हिस्ट्री दे सकते हैं कि उनके डिसीजंस कैसे थे। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन्होंने जब इनके पास विधेयक सहमति के लिए आए तो उन्होंने गवर्नमेंट की सोच से अलग रवैया अपनाया या अलग ओपिनियन इन्होंने डिसाइड की, और इन्होंने जो है गवर्नमेंट को या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी, उस पर इन्होंने जो है असहमति जताई ऑन सर्टेन पॉलिसीज एंड इश्यूज। तो एक हम एग्जाम्पल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का, और अगर हम एक एग्जाम्पल और लिखें कि हमारे एक जो प्रेसिडेंट थे KR नारायण साहब, इन्होंने 2 समय जो है बिल को वापस भेजा, और ये मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के लिए वापस भेजा। एक बार वाजपेयी सरकार की गवर्नमेंट थी, एक बार गुजराल साहब की गवर्नमेंट थी, तब इन्होंने जो है, ये मैटर था प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना था, लेकिन इन्होंने जो है संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं, ये समझाते हैं, या हमें ये इंडिकेट करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है, उसने जिस प्रकार से उनके जो ओथ में जो प्रोविजंस किए हैं, उनकी जो शपथ प्रक्रिया होती है कि मैं संविधान का संरक्षण करूंगा या भारत के लोगों के लिए कार्य करूंगा, उनके वेलफेयर के लिए। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से सहमत नहीं हो सकते हैं और अपनी डिफरेंट ओपिनियन भी ले सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति जी हैं उनको एक विजिलेंट और रिस्पॉन्सिव प्रेसिडेंट के रूप में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। क्या बताएंगे आप? विजिलेंट एंड रिस्पॉन्सिव प्रेसिडेंट। तो ये जो राष्ट्रपति को एक भूमिका दी गई है, राष्ट्रपति के लिए जो भूमिका है, राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई है। तो अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से भारत के राष्ट्रपतियों ने काम किया है, इससे ये निकल के आता है, ये समझ में आता है हमारे कि कंक्लूजन यही है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ रबर स्टैम्प एट ऑल। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह रबर स्टैम्प नहीं है। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको जिस प्रकार से इसका आंसर या उत्तर लेखन बताया है, इसमें आपको इसी ऑर्डर क्रम में जो है इसका उत्तर लिखना है। और ये जो है आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं